हमारा जो टॉपिक है अब भारतीय संविधान का निर्माण। हमारा जो संविधान है जो दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच में बना था। और भारत, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि भारत एक विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था। और जो भारत के लोग हैं वो गुलाम की हैसियत से रह रहे थे, लेकिन अब वो समय आ चुका था जब वो गुलाम की हैसियत से निकलकर एक अपने देश के नागरिक बनने को जा रहे थे। तो ये अनुभव उनके लिए सुखद भी था, लेकिन अपना देश जो है धर्म के आधार पर बंटवारे की जो एक दर्दनाक कंडीशन थी वो झेल रहा था। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए जो बंटवारा था वो बहुत ही बर्बादी लेकर आया था। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के जो दोनों तरफ के, यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों तरफ से कम 10-10 लाख लोग मारे जा चुके थे। और अंग्रेज़ों ने जो देसी रियासतों के जो शासकों को ये आज़ादी भी दे दी थी कि आप किसी भी या तो हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में अपनी जो रियासत है वहाँ दे सकते हैं, या फिर किसी राजा को अपनी रियासत में खुद स्वतंत्र रह सकते हैं। तो ये बहुत मुश्किल काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तभी देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था। तो बहुत सारी आशंकाएं थीं। संविधान निर्माताओं को देश के जो आने वाले समय की बहुत चिंता थी कि आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है। तो संविधान निर्माण का रास्ता किस तरह से बना? सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बहुत बड़ा लाभ ये मिला कि दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह का संविधान निर्माण के दौर में सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति अपने भारत में नहीं आई, है ना। और भारत की जो लड़ाई के दौरान लोकतंत्र समेत अधिकांश जो बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष नहीं था, और ये एक ऐसा भी था कि अपने समाज को फिर से जगाने और अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ समय मतभेद अब तक भी बने हुए हैं। अभी भी कुछ चीज़ों पर मतभेद दिखाई पड़ते हैं, पर कुछ जो बुनियादी विचार थे लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। 1928 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। तो 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रस्ताव में ये रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा की बात कही गई थी। इस तरह से संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले कुछ बुनियादी जो मूल्यों पर सभी नेताओं ने आपस में बैठकर सहमति बना ली थी। अब देखो, अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को जो वोट देने का अधिकार दिया हुआ था, तो इसके आधार पर अंग्रेज़ों ने एक विधायिका का गठन किया, लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में तो प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। तो जो चुनाव कराए गए थे 1937 में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए, ठीक है, इनमें बनी सरकारें पूरी तरह से क्या थी, लोकतांत्रिक नहीं थी। लोकतांत्रिक में क्या होता है, सबको वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन इसमें सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, है ना, कुछ ही लोगों को था। पर विधान जो सभाओं में जाने का काम और जो अनुभव था बहुत लाभदायक हुआ। लेकिन जिन्होंने चुनाव लड़ा और जो उन्होंने विधानसभाओं में काम किया,
उन्होंने ही मिलकर आगे संविधान बनाने में काफ़ी सहायता की, क्योंकि उन्हें वो अनुभव मिल चुका था पहले ही विधानसभाओं में काम करने का। और इन्हीं जो भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी संविधान में, इसी कारण जो भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस की तस अपना लिया गया। जैसे कि 1935 का जो भारत सरकार का कानून है। अब देखो, आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों से बहुत चिंतन और बहसें होती रहीं और इसका भी लाभ मिला। काफ़ी चर्चाएं होती रहीं, हर चीज़ को लेकर बहसें की गई। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया कि उन्होंने बाहर के विचार और अनुभव को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनाने में हिचक नहीं हुई। यानी और जो भी भारत से बाहर जितने भी संविधान थे, जितने भी विचार थे, और उन्हें लग रहा था कि अगर इसे हम संविधान में सम्मिलित कर लेते हैं तो हमारे देश के लिए वो अच्छा होगा, हमारे देश के लोगों के लिए अच्छा होगा, है ना। तो उन्होंने वो सारी चीज़ बेहिचक उनको अपनाया। हमारे अनेक नेताओं ने, जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श हुए, फ्रांसीसी क्रांति में जितने भी आदर्श थे वो बहुत अच्छे ही थे, तो वहाँ से वो आदर्श देखे। ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र के जो कामकाज हैं वो देखे, बहुत अच्छे थे। अमेरिका के अधिकारों की जो सूची थी उससे बहुत प्रभावित थे। तो रूस में हुई जो समाजवादी क्रांति, तो उससे भी भारतीय लोग काफ़ी प्रभावित थे। वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे थे। तो लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे कि हमने ये आसपास के जो देश देखे और उन्होंने क्या क्या अच्छा किया। तो क्योंकि कोई चीज़ उनके लिए अच्छी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो हमारे देश में भी अच्छी हो। तो उन्होंने ये इस बात पर भी विचार किया कि केवल ऐसा तो नहीं हम नकली कर रहे हैं। और फिर आपस में भी हर कदम पर वे ये सवाल ज़रूर पूछते थे कि क्या वे चीज़ें भारत के लिए भी उपयुक्त होंगी, अगर वहाँ पर हैं तो क्या ये यहाँ पर भी वैसे ही कारगर होंगी। इन सभी चीज़ों ने हमारे संविधान में निर्माण में बहुत मदद की। अब देखो संविधान सभा, तो संविधान सभा के जो संविधान के निर्माता कौन थे, यहाँ आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ जो बारे में कुछ जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जैसे कि चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा, चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं उनकी सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है। पहले कुछ जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको चुन लिया जाता है और फिर वो एक बहुत बड़ा दस्तावेज को लिखने का वो लोग प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि वो काम करते हैं। फिर उसी को एक नाम दिया गया था संविधान सभा। तो भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए। फिर उसके लिए तो फिर उसके बाद संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके बाद ही जब बैठक हुई, इसके बाद ही जो भारत और पाकिस्तान दो भागों में बंट चुका था, यानी कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग बट गया। तो जब भारत पाकिस्तान अलग अलग हो गया तो वहाँ की जो संविधान सभा थी वो भी दो हिस्सों में बट गई, है ना। तो भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया था। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। इसी दिन की याद में आजकल हर वर्ष हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते भी हैं। तो इस तरह से यह अपने समय की व्यापक सहमति को व्यक्त करता है। क्या संविधान अपना दुनिया के कई देशों में संविधान लिख भी लिया और फिर से दोबारा से लिखने वाला वो जाने कितनी बार लिखना पड़ा कि एक बार संविधान बन गया लेकिन उसमें कुछ गलतियां रहीं तो फिर दोबारा से बनाना शुरू किया और फिर वो भी उससे भी संतुष्ट नहीं हुए तो फिर दोबारा बनाने लगे। यानी कि कोई एक कागज़ का टुकड़ा मात्र, कोई वैल्यू नहीं उसकी। लेकिन अपने यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। अपने यहाँ अपना जो संविधान है उसमें कुछ मतभेद तो हुए थे लेकिन फिर सबकी सहमति भी थी। तो वो और आज तक उस पर कोई सवाल नहीं उठा पाया कि ये कोई भी राजनीतिक या सामाजिक समूह खुद संविधान की वैधता पर अभी तक सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है।
और जो संविधान है वो हमारा जब बनना शुरू हुआ था तो उसमें क्या था कि वयस्क मताधिकार तो था ही नहीं किसी को भी, तो इसलिए संविधान सभा का जो चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। यानी कि अगर सबके चुनाव करने का, मतदान देने का अगर अधिकार होता तो सबके सामने होता, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि उस समय ऐसी व्यवस्था थी ही नहीं कि सबको मत देने का अधिकार हो, तो फिर ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था। इसका जो चुनाव था मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने किया था जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में इसकी उचित प्रतिनिधित्व किया गया। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, बोलबाला था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की क्या की थी, अगुवाई की थी। और ऐसे सभा के कई ऐसे सदस्य भी थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी थी उस समय और उसमें लोग सहमत भी नहीं थे उस चीज़ों से कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें कि कुछ सहमत होते हैं, कुछ असहमत होते हैं। तो इस तरह सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग थे। अगर सब लोग अगर वयस्क मताधिकार होता भी ना तो काफ़ी कुछ इस तरह का जो अब है उससे मिलता जुलता होता। तो जो हमारा संविधान है एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है, यानी कि कोई पक्षपात नहीं करता, पवित्र रूप से माना जाता है। इसकी सौगंध भी खाई जाती है, आपने देखा है। तो संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित था, खुला था, सर्वसम्मति से बनाने का प्रयास किया गया था। सबसे पहले तो कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर इसका जो प्रारूप कमेटी के प्रमुख चुने गए जो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, तो उन्होंने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बना दिया। तो संविधान के प्रारूप की जो प्रत्येक धारा होती है किसी भी दस्तावेज का खास हिस्सा, जिसे अनुच्छेद कहा जाता है। तो जो धारा थी उस पर कई दौर में चर्चा हुई। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया, एक दो बार चर्चा कर ली या उस पर देख लिया, नहीं, कई बार उस पर चर्चा हुई और 2000 से भी ज़्यादा उस पर संशोधनों पर भी विचार किया गया। यानी संशोधन मतलब बदलाव, और उसमें भी विचार किया गया उन पर 2000 से भी ज़्यादा बार। और फिर 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की जो गंभीर चर्चा हुई। फिर सभा में पेश जो हर प्रस्ताव, हर शब्द और हर कही बात को रिकॉर्ड किया गया। केवल ऐसे नहीं बातों में नहीं लिया गया, जो हर एक शब्द उसको लिखा गया, रिकॉर्ड किया गया, है ना, और फिर संभाला भी गया, उसको रखा गया। तो इसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से 12 मोटे खंडों में प्रकाशित भी किया गया। तो इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे एक सोच, एक तर्क को समझा जा सकता है। जैसे कि संविधान की व्याख्या के लिए भी इसी बहस और दस्तावेज का अब तक प्रयोग करते हैं। भारतीय जो संविधान के बुनियादी मूल्य क्या थे, तो क्या इसका मूल्य रहा होगा बुनियादी, उस पे बने हुए होंगे। तो जो हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है, सबसे बड़ा काम, यह काम हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। पहले नेताओं के संविधान संबंधी विचार को पढ़ सकते हैं, या फिर हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में क्या कहता है उसे पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है ना, वो इसी का काम करती है। तो जो एक जैसे कि इतने सारे लोग थे हमारे जो इसके संविधान सभा की उसमें, तो एक बड़ा नाम आया था कि महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का क्यों नाम नहीं था इसमें उनका? तो उनका नाम इसलिए नहीं था क्योंकि उनके जो दर्शन को मानने वाले, उनके विचारों को मानने वाले पहले से ही उस कमेटी में, उस टीम में काफ़ी सदस्य थे जो उनके ही आदर्शों को मानते थे, तो उनके अनुयायी थे। और तो फिर उन्होंने 1931 में जो उनकी अपनी जो पत्रिका थी यंग इंडिया में, उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा है। तो उन्होंने क्या कहा है इस यंग इंडिया में? तो उन्होंने कहा है, मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं इसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे। ऐसा भारत
जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहें। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह ना हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हों। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। तो ऐसा उन्होंने कहा या उन्होंने ऐसी कामना की कि हमारा देश ऐसा हो। तो भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का जो सपना था, क्योंकि उस समय जो हमारी सामाजिक स्थिति कुछ आज की तरह तो नहीं थी, तो काफ़ी अलग थी। तो एक सपना था कि भेदभाव और जो गैर बराबरी है उससे मुक्त एक हमारा भारत अपना देश हो। और इसका सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था। तो उन्होंने जब संविधान निर्माण में बहुत अधिक अच्छी भूमिका निभाई और असमानता को दूर करने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास भी किया। इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग भी थे। अक्सर उन्होंने गांधी जी को कई बार उनके विचारों का विरोध भी किया और आलोचना भी की। तो उन्होंने जो अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट रूप से कहा भी है। तो उनका जो स्पीच थी, तो उन्होंने अब स्पीच में उनका एकदम अलग नज़रिया सामने आता है। फिर इसके बाद देखो संविधान का दर्शन क्या था, क्या सोच थी। तो इसमें जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए, जो इस क्रम में जांच परख लिए गए और वे ही आगे चलकर भारतीय लोकतंत्र का आधार भी बने। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी जो धाराएं थीं इन्हीं के ऊपर अनुरूप बनी थीं। संविधान की शुरुआत थी बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। तो इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका भी कहते हैं। तो अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर जो समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत का एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। तो हमारा भी ऐसी ही प्रस्तावना एक बनाई हुई है। तो जो उसको समझना, अगर हम पहली बार अगर उसको पढ़ रहे हैं तो वो हमें समझ में नहीं आने वाली है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम उसे पढ़ें और पढ़कर भी उस समझ में ना आए। हम उसे एक से अधिक बार अगर पढ़ते हैं तो वो हमको समझ में आ जाएगी। ये दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है कि इसके सहारे पर परखा जा सकता है कि कौन सा कानून, कौन सा फैसला अच्छा है, बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। तो भारत का जो संविधान उद्देशिका जो है, यानी जिसको हम प्रस्तावना भी कहते हैं, तो हमें उसका दर्शन हो जाता है। अगर हम उसका जो भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना उसको हम पढ़ लेते हैं तो काफ़ी हद तक हमें ये पता चलता है कि संविधान में किन किन चीज़ों को मुद्दा बनाया गया है, क्या क्या हमें मिलने वाला है। तो काफ़ी कुछ हमें पता चल जाता है। देखो ये एक बहुत ही लंबा विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर क्या हुआ, इसे नया रूप देने के लिए इसमें कुछ बदलाव करना ज़रूरी था। ऐसा नहीं था कि जब संविधान प्रारूप रचा गया कि एक बार हमने लिख दिया सो लिख दिया, फिर इसको चेंज नहीं करना। उसमें ये भी सहूलियत रखी गई कि आगे आने वाले समय में अगर कोई बेनिफिट लोगों को मिलना चाहिए तो वो उसको चेंज भी किया जा सकता है, यानी कि बदलाव किया जा सकता है। तो समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की ज़रूरत पड़ती है। तो भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप भी चलना चाहिए और समाज में हो रहे जितने भी बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इसे पवित्र, स्थायी और न बदलने जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान इसमें रखा है। और जो समय समय पर बदलाव होते हैं इनको ही क्या कहा गया है, इसमें संविधान संशोधन कहा गया है। तो अगर आप संविधान को एक बार पढ़ लेते हैं तो फिर आपको नहीं समझने आ रहा तो हमें इसको बार बार थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है। तो अच्छा, इसमें क्या कहा गया है, ये इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किसके बारे में फैसला लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर रहा है और सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। तो फिर आगे जो चैप्टर आएंगे हम इसके बारे में और डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये हर एक जो अधिकार मिला हुआ है इससे संबंधित जो भी है पक्ष में के बारे में कहा गया है। तो
प्रावधान जो हमें दिए गए हैं, प्रमुख संवैधानिक प्रावधान, तो आगे वाले चैप्टर में हम इसको पढ़ने वाले हैं।